डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 4 हिंदी कोर का। इससे पहले सेट 1, 2, 3 अपलोड कर दिया गया है, उन सभी को देख सकते हैं। इसी वीडियो के एंड में जो है आपको एक प्लेलिस्ट डिस्प्ले होगी इसी स्क्रीन पे, वीडियो की स्क्रीन पे ही। आप उसको टच कर देना तो आप सारे के सारे सॉल्यूशंस उसमें से देख सकते हैं। चाहे आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक गद्य दिया गया है, इस पद को पढ़ने के बाद में जो है आंसर्स आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, शांति के लिए क्या आवश्यक है? तो शांति के लिए सुख में सबकी भागीदारी आवश्यक है। उसके बाद में तेजस्वी लोगों की क्या पहचान है? तो तेजस्वी लोगों की पहचान है कि वे अधिकार को मांगने पर ना मिलने पर भी युद्ध लड़कर हासिल कर लेते हैं। और कौन सा युद्ध जो है निष्पाप है? तो न्याय और स्वत्व के लिए जो युद्ध है वो निष्पाप माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है अथवा पार्ट में, इस पैसेज को पढ़ने के बाद में जो है जीवन का सबसे बड़ा कलाकार जो है, ये वाला आपको मैं पूरा पैसेज पढ़ना है। उसके बाद में इसका आंसर्स देने हैं। तो जीवन का सबसे बड़ा कलाकार कौन है? तो जो उपयुक्त चुनाव करना जानता हो, यानी कि सही चुनाव करना जानता हो। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन-सा है? तो अच्छी बुरी संगति का चुनाव जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। और उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो है सही चुनाव की उपयोगिता आप लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के, तो मेरा जीवन का लक्ष्य और लोकतंत्र में चुनाव विषय पर निबंध लिखना है। मेरे जीवन के लक्ष्य में हमने अभी भूमिका लिखी है, जिसमें आप अपना क्या लक्ष्य रखते हैं उसके बारे में बताएँगे। विभिन्न लक्ष्य के बारे में भी बता सकते हैं थोड़ा-सा आप पैराग्राफ में। और उसके बाद में मेरे लक्ष्य का क्या महत्व है इसको आप बता देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इन सभी को बताने के बाद में जब आप पूरे के पूरे विचार को स्पष्ट कर लेंगे, तो देश की वर्तमान दशा में जो है आपका लक्ष्य समाहित है या नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं। क्या उसकी उपयोगिता रहेगी ये बता देंगे और उपसंहार लिख के इसको ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से आपका लक्ष्य वाला जो है कंप्लीट हो जाएगा। लोकतंत्र में चुनाव जो है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप लोग अभी चुनाव नहीं मतलब मतदान नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय में करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और इसको ज़रूर आपको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ना होगा, ताकि आपको समझ में आ पाए। बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका निबंध हो गया मेरे चुनाव का, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आप लोकतंत्र में चुनाव के बारे में इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद में अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर जो है किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले जो भी आप एड्रेस डालें, तो अपना एड्रेस ऊपर डालेंगे। और उसके बाद जो है ये दिनांक जो है नीचे डाला गया है, इसको यहाँ पे बीच में डाल देना, ठीक है? यहाँ पे डालोगे आप, गुड़गाँव के नीचे है, इसको डालोगे, ठीक है? और यहाँ से इसको हटा दोगे आप। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इस दिनांक को जो है आपको कहाँ डालना है? यहाँ पे डालना है। इस जगह पे दिनांक डाला जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद में आप जो है गुड़गाँव लिख करके जो है आप अपना ये एड्रेस तो आप लिखोगे, लेकिन दिनांक जो है यहाँ डाल दोगे, ठीक है? अब इसके बाद में विषय जो आप लिखेंगे कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर यही बोला गया है, कानून व्यवस्था की बिगड़ती बिगड़ती स्थिति। तो यहाँ पर जो है आप देखिए, आजकल गुड़गांव चोरी, उठाईगिरी जैसे अपराधों का केंद्र बनता जा रहा है। जैसे-जैसे प्रगति हो रही है, लूटपाट, डकैती, चोरी अपराध भी बढ़ रहे हैं। किसी भी मोहल्ले में कार खड़ी करना सुरक्षित नहीं है। अ, पिछले महीने जो है सेक्टर 15 से 4 कारें दिन दहाड़े चोरी हुई, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल सका है। और पिछले सप्ताह 4 महिलाओं की सोने की चेनें और बालियाँ जो है भरे बाजार में उड़ा ली गईं। अभी तक अपराधी पकड़े नहीं जा सके हैं। और कल रात को एक बारात में रिवॉल्वर की नोक पर जो है अपराधी महिलाओं के आभूषण और पर्स छीन ले गए। यहाँ पुलिस का नहीं, किसी तीसरे संसार का साम्राज्य है। यह स्थिति देख कर के फ़िल्म खलनायकों के आतंक की याद आने लगते हैं। और अपने समाचार पत्र के माध्यम से नगर प्रशासन से निवेदन है कि इस दिशा में सख्त कदम उठाएँ, ताकि नगरवासी घर के बाहर सुरक्षित महसूस कर सकें। इस तरह से आप जो है अपने वाक्यों को जो है ढंग से लिख पाएँगे और सही तरीके से उनको समझा पाएँगे। तो इस तरह से आपको लिखना है और नीचे लिख कर के सर धन्यवाद ख़त्म कर देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ग पार्ट, इसमें अपने क्षेत्र के पेयजल के घोर संकट की ओर ध्यान उत्कृष्ट करते हुए संबंधित अधिकारी को जो है पत्र लिखना है। तो यहाँ पर भी जो है आप अपना एड्रेस लिखेंगे और इसके नीचे यहाँ पे डेट लिखेंगे। डेट को आपको हमेशा आपके एड्रेस के नीचे लिखना है। तो यहाँ से ये डेट हटा देता हूँ। आप इस डेट को यहाँ पे सेवा में जो लिखा है इससे जस्ट ऊपर लिखेंगे। डेट कहाँ लिखना है आपको? तो डेट इस जगह पे आपको लिखना है। डेट यहाँ पे लिखना है, ठीक है? डेट इस जगह पे नीचे यहाँ पे लिख दोगे। अब ये है सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जो है और शासकीय नगर पालिका शिमला, जो भी आप एड्रेस देना चाहें, क्योंकि एड्रेस जब तक आपको नहीं दिया जाए तो आप अपना कोई भी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में विषय ज़रूर बताएँगे और उसके बाद में महोदय से निवेदन कर देंगे सभी ने। निवेदन यह है कि मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं CPRI कॉलोनी में रहता हूँ और मैं आपको अपने कॉलोनी की नियमित रूप से जल की आपूर्ति नहीं की जा रही कारणों के
कारणों से होने वाली परेशानियों के बारे में बताना चाहता हूँ। और शहर में बीते 2 माह से जल संस्थान द्वारा जल नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी पीने के लिए भी खरीदना पड़ रहा है। मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है या अनुरोध है कि आप इस समस्या का समाधान शीघ्र करने की कृपा करें। आशा है कि आप हमारी प्रार्थना पर ध्यान देते हुए इसका जल्दी उचित समाधान निकालेंगे और भवदीय करके अपना नाम लिख देंगे। इसके बाद जो है आपका प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं एवं तत्व लिखना है। तो किसी प्रकरण, घटना या कार्य योजना आदि के बारे में जो है स्पष्ट देकर या छानबीन करके जो है लिखित रूप से परिपूर्ण विवरण से प्रस्तुत किया जाता है, उसे प्रतिवेदन कहते हैं। यानी कि किसी प्रकरण या घटना या कार्य योजना आदि के बारे में स्पष्ट देख करके या छानबीन करके जो लिखित रूप में परिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है, उसे ही प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन की विशेषताओं के ऊपर आप लिखेंगे तो ये सारी विशेषताएं हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिखिए कि ये तथ्यों पे आधारित होना चाहिए और इसकी भाषा जो है सरल होनी चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियों की आवश्यकता नहीं है इसमें। और भाषा में अलंकार और लक्षणा, शब्द शक्ति आदि नहीं होना चाहिए। और किसी भी शब्द या वाक्य के अनेक अर्थ नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, जो चीज़ मतलब बताई जाती है उसी को इस तरह से आप इसके लक्षण जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे लक्षण आप याद करेंगे। इसमें 1 2 3 छोड़ करके आप सारे के सारे लिखेंगे। ठीक है, जब भी विशेषताएं पूछी जाए तो ये सारे के सारे लक्षण आप लिखेंगे। उसके बाद में इसके तत्व जो है देखिए, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, विशेषताएं और तत्व है, तो तत्व भी आपको बताने हैं। तो विशेषताएं तो बहुत सारी है, इसके तत्व जो है इसमें तथ्यपरकता होती है और प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ठीक है, तो ये मेन है। इनमें भी आप एक एक दो दो पॉइंट जो लिखे गए हैं, इनमें से एक एक दो दो पॉइंट जो है आप लिखेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा दिए हैं कि बच्चा कौन सा पॉइंट याद करना चाहता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद में संक्षिप्तता होना चाहिए और रोचकता भी और क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। सभी के एक एक दो दो पॉइंट केवल आपको लिखने हैं ताकि आपका आंसर जो है कंप्लीट हो पाए। तो इस तरह से ये सारा का सारा आंसर आपने देखा। इसके बाद में आते हैं पाठ्य पुस्तक की तरफ। तो इसमें आपको जो है क और ख में जो है काव्य सौंदर्य लिखना है। तो यहाँ पर जो है पहला पाठ की बात करते हैं। प्रस्तुत काव्य जो है निराला द्वारा रचित आरोह भाग 2 में संकलित बादल राग कविता से आवरित है। इस काव्यांश में जो है कवि ने पौधों का मानवीकरण किया है और कवि ने छोटे पौधों पर चेतना का आरोप जो है किया है या आरोप लगाया है। और खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। और इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। यहाँ छोटे पौधे निम्न वर्ग के जन सामान्य का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं या प्रतीक बताते हैं। और बादल जो है क्रांति का प्रतीक है। हिल हिल और खिल खिल पुनरावर्ती होने के कारण यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की जो है शोभा बढ़ाता है। और मुक्त छंद का प्रयोग है और लक्षणा और छंदनात्मक शक्ति के सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है और बिंब योजना भावपूर्वक है। तो इस तरह से जो है इसके देखिए, कभी भी जब आप सौंदर्य बोले ना, काव्य सौंदर्य, तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं, अलंकार वगैरह, और इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, कौन सा मुक्त है, कौन सा संधि है, ये सब चीज़ें जो इसमें आती हैं उनको लिखना होता है, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। तो क पार्ट आपने समझ लिया। ख पार्ट जो है प्रस्तुत पंक्तियाँ राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है या लिया गया है। और श्री राम जो है व्याकुल दशा का मार्मिक अंकन किया गया है। श्री राम की व्याकुल दशा को दिखाया गया है। करुण रस का जो है परिपाक हुआ है या बहुत अत्यधिक उपयोग हुआ है। और मन महु और पूनी पूनी पवन कुमार में अनुप्रास अलंकार है। और पूनी पूनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो ठीक है, यहाँ पे जो है आपका इसके बाद में भाषा जो है अवधि है और छंद दोहा है। तो इस तरह से ये जो है इसके काव्य सौंदर्य की व्याख्या होती है। आप इसी तरह से लिखेंगे। अगर आप केवल डिस्क्राइब कर देते हैं कि इसका पंक्ति का आशय क्या है, तो वो गलत हो जाएगा। इसके बाद में है बादल राग कविता में कवि ने अट्लिका को आतंक भवन क्यों कहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है अमीर पूंजीपतियों, गरीबों, किसानों और श्रमिकों पर अत्याचार करके उनके खून पसीने की कमाई से जो अपनी तिजोरियां भरते हैं, ऊंचे ऊंचे महलों या अट्लिकाओं में शान शौकत से रहते हैं, वे स्वयं को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत तो करते हैं, पर अपने क्रूरता और व्यवहार से जो दीन दुखियों पर आतंक की भांति छाए रहते हैं, उनके परिश्रम से अपने घर को भर देते हैं। उनके परिश्रम से जो अपने घर को भर देते हैं, और इसलिए कवि ने उनको अटलिकाओं का आतंक भवन कहा है। ठीक है, तो ये सभी गरीबों का खून चूस करके अपना स्वार्थ निकालते हैं इसलिए। इसके बाद में ख पाठ जो है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में लक्ष्मण के प्रति जो है राम के प्रेम में कौन कौन से पहलू अभिव्यक्त हुए हैं। तो इसमें जो शक्ति यानी कि मार लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो उनकी दशा देख करके राम भावुक हो उठे और वे आम आदमी की तरह विलाप करने लगे। वे लक्ष्मण को वन में लाने के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। वे नारी हानि को भ्राता हानि
के समक्ष जो है कुछ नहीं मानते हैं। वे शोक और ग्लानि से पीड़ित थे और उनकी सारी संवेदनाएँ आम आदमी की तरह प्रकट हो रही थी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। पहले वाले सेट में भी हमने आपको समझाया है। रुपैया के आधार पर बताइए कि माँ द्वारा बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या-क्या उपाय किए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको पहले करें, माँ अपने चाँद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है और वह अपने चाँद के टुकड़े को अपने हाथों पर जो है झुला रही है। बीच-बीच में उसे हवा में उछालती है और इस प्रक्रिया से बच्चा बहुत प्रसन्न हो उठता है और बच्चे की किलकारियाँ या खिलखिलाहट भरी हंसी जो है पूरे आंगन में गूंजने लगती है। और भी आप चाहे तो शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया है? तो लेखक बच्चों की टोली पर पानी फेंके जाने के विरुद्ध था, लेकिन उसकी जीजी इस बात को सही मानती है। वह कहती है कि यह अंधविश्वास नहीं है, यदि हम इस सेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्र हमें पानी कैसे देगा, अर्थात वर्षा करेगा। उसका मानना है कि जैसे बिना बीज के फसल पैदा नहीं हो सकती, उसी प्रकार इंद्र को पानी का अर्घ दिए बिना बिना वर्षा की अर्घ दिए बिना वर्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए दी गई वस्तु ही दान माना जाता है। यदि परमात्मा से कुछ लेना है तो पहले कुछ देना सीखो, तभी परमात्मा खुश होकर के मनुष्य की इच्छाएँ पूरी करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपने तथ्य को जो है सही ठहराया। उसके बाद में ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता था, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। कई बार ये सेट्स में हमने कराया है। ढोलक गाँव वालों के लिए जो है संजीवनी का काम करती थी। उनके मन में छाई उदासी को दूर करने में सहायता करती थी। उनके मन में जिजीविषा पैदा हो जाती थी और ढोल की हर थाप से उनके मन में चेतना आ जाती थी। बूढ़े, बच्चे, नौजवानों की आँखों में अचानक चमक भर जाती थी और स्पंदनहीन और शक्तिविहीन रगों में जो है अचानक बिजली की तरह खून जो है दौड़ने लगता था। उसके बाद ग पाठ जो है, लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है, ये आपको बताना है। तो लेखक के मत से दासता के अभिप्राय वे कानूनी पराधीनता नहीं है, मतलब कि ये दासता जो है इससे केवल ये कानूनी पराधीनता नहीं है। दासता की व्यापक परिभाषा है कि जैसे किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना। इसका सीधा सा अर्थ है कि उसे दासता में या दासता में जकड़ कर रखना। इसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यानी कि दासता का मतलब यही हो गया कि किसी को जो है आप अपने हिसाब से काम करवाओ, उसको आज़ादी ना दो। ठीक है? तो इस पंक्तियों के माध्यम से यही चीज़ बताई गई है। तो इस चीज़ को आप आराम से इसी वर्ड्स में लिखेंगे, क्योंकि आपके बुक से लिखना है और हिंदी लैंग्वेज है, इसमें आप ज़्यादा घुमा-फिरा नहीं सकते हैं। उसके बाद में तुलसीदास अथवा धर्मवीर भारती की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम आपको बताना है। तुलसीदास का रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है। धर्मवीर भारती की जो है गुनाहों का देवता है और ठंडा लोहा है। उसके बाद में जो कथानायक किशोर विद्यार्थियों के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत रहे, कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है। अथवा में काश कोई होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफ़सोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क भी देना है। सबसे पहले जूझ कहानी की बात करते हैं, तो जूझ कहानी में किशोर युवक के संघर्षों को व्यक्त किया गया है। यह संघर्ष आधुनिक युवाओं को प्रेरणा दे सकता है, जो निम्नलिखित है, जिसमें दूरदर्शिता के बारे में बताया गया है। इसमें जो है आनंदा दूरदर्शी है, वो किशोरों की आस्था में किशोर अवस्था में ही पढ़ाई के महत्व को समझ गया था और उसे पता था कि खेती में ज़्यादा आमदनी नहीं है। वह नौकरी या व्यवसाय का महत्व समझ गया था। मेहनती, आनंदा बहुत ही मेहनती था। वो खेत में कठोर मेहनत करता था तथा पढ़ाई में भी अव्वल आता था। यह प्रेरणा नए युवकों को ले सकते हैं। उसके बाद में संघर्षशीलता है। इसमें भी आप बता सकते हैं आधुनिक किशोर किशोरियाँ जो है कम संघर्ष से सफलता अधिक चाहते हैं। यानी कि कम मेहनत करो और अधिक लड्डू पाओ, ये आपकी भी सोच है अभी के टाइम में भी। तो जो है मेहनत जितना करेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे, उतना आपको फल मिलेगा, ये गारंटी है। आनंदा ने पढ़ाई, खेती, स्कूल, समाज हर जगह पे प्रतिकूल परिस्थितियाँ होते हुए भी सफलता, यानी प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत परिस्थितियाँ होते भी सफलता पाई। उसकी यह संघर्ष गाथा आज के युवा वर्ग के लिए एक सीख है और जो साधन संपन्न होना आवश्यक नहीं, बल्कि संघर्ष के द्वारा सफलता प्राप्त किया जा सकता है। उसके अलावा अभ्यास के बारे में बता सकते हैं उसके। तो आनंदा जो है पढ़ाई में ध्यान देता था। कविता का अभ्यास वह भैंस की पीठ पर बैठकर पत्थर पर, खेतों में हर जगह करता था। गणित में भी वो बेहद बेहद होशियार था और नए विद्यार्थी अभ्यास करने की प्रेरणा उससे ले सकते हैं। उसके बाद में अथवा पाठ में जो है एन ए फ्रैंक का जो है उसका कोई सुनने वाला होना चाहिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। मुझे लगता है कि कोई एन फ्रैंक की भावनाओं को गंभीरता से नहीं समझ पाया, इसलिए उसे डायरी का सहारा लेना पड़ा। एन का स्वभाव जो है बहुत अलग था।
लोग उसे घमंडी, अक्खड़ और ज़िद्दी समझा करते थे। एन डायरी में लिखती है कि कोई उसे समझ नहीं पाता था, जैसे जैसे उसे कहा जाता था कि वो वैसी बिल्कुल नहीं थी। मतलब जैसा उसके बारे में सोचा जाता था, वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। ये हमारे हिसाब से जो आंसर लिखा गया है, वो बता रहे हैं। और परिवार तथा उसके मध्य एक खाई थी और उस खाई को वह कम नहीं कर पा रही थी। इस कारण इस यही कारण था कि वह सबसे कटने लगी थी। वह डायरी से अपने मन की बात कर सकती थी, अपनी परेशानी, अपनी सोच, अपनी भावनाओं इत्यादि को किसी से नहीं कह पाती थी और उसे लगता था कि कोई उसे समझ नहीं पा रहा है और वह सबके मध्य जो है स्वयं को अकेला पाती थी। यदि वह कुछ कहना चाहती थी तो उसे डांट दिया जाता था। यही कारण था कि उसने जो है अपनी डायरी को जो है मित्र बनाया और उसे ही अपने दिल की सारी बातें बताती और करती थी और डायरी उन दोनों के मध्य होने वाली बातों को संजो करके रखने का एक माध्यम बन जाती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, पाठशाला में प्रथम दिन लेखक को क्या अनुभव हुआ और एन के जन्मदिन पर उसे कैसा उपहार मिले? तो लेखक फिर से 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। वहाँ उसे पुनः नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं न पास की टिप्पणी उसके नाम के आगे लिखी हुई थी और पहले दिन जब गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी लड़का उसका जो है जानकार नहीं था। लेखक को वो बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगा कि उसे अब उन लड़कों के साथ बैठना पड़ेगा जिन्हें वह मंदबुद्धि समझता था। उसके साथ के सभी लड़के तो आगे की कक्षाओं में चले गए थे, इसलिए वह कक्षा में स्वयं को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। तो ये जो है पाठशाला में प्रतिदिन उसका अनुभव क्या था, इस तरह से बताना है। एन के जन्मदिन पर उसे कैसा उपहार मिला ये बताना। तो 12 जून 1942 को उसके दिन पर जो है सफ़ेद व लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक उसे उपहार के तौर पर मिली। तभी से उसने एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखना जो है शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर लिख पाएँगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आप आंसर नहीं लिख पाएँगे कि उसको क्या मिला उपहार में, बस यही आपको बताना है। इससे ज़्यादा इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। तो ये मैं आशा करूँगा कि आप इन वीडियोज़ से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और काफ़ी कुछ अच्छा जो है आप लिखेंगे, याद करेंगे और बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। आपके अंतिम सेट जो है वो जल्दी प्रस्तुत किया जाएगा और यहाँ पर जो प्ले लिस्ट है उसको आप टच करके सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।